हम लोग बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हमने पहले लाइफ प्रोसेस कंप्लीट किया न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन हमने पढ़ा प्लांट्स के अंदर, न्यूट्रिशन हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स के अंदर, इवन हमने थोड़ा सा न्यूट्रिशन देखा था अमीबा के अंदर। अब हमारा जो सेकंड लाइफ प्रोसेस है वो हमको शुरू करना है, दैट इज रेस्पिरेशन। एक डाउट आया है न्यूट्रिशन में डाउट क्या आया है कि प्लांट्स जो होते हैं नॉर्मली जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको तीन चीज चाहिए प्लांट्स को। सनलाइट चाहिए, नंबर 2 उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और नंबर 3 उनको वाटर चाहिए। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल खुद के पास है और वो ऐसा इसको कर सकते हैं। तो सवाल ये था कि सर जो कुछ प्लांट्स होते हैं खास तौर पे उनको हम डेजर्ट प्लांट बोलें या जीरोफिटिक प्लांट बोलें, ऐसे पौधे जो डेजर्ट में उगते हैं उनको हम जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं, डेजर्ट में स्पेशली। तो प्रकृति ने उनको प्लांट को कुछ ऐसी पावर दिया है कि वो डेजर्ट में भी सरवाइव कर सकते हैं। हाँ, वो डेजर्ट में भी सरवाइव करते हैं, उनको बोलते हैं हम एडेप्टेशन। प्लांट के पास क्या है, डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए एडेप्टेशन है। लॉन्ग रूट उसके पास रहेगी, जो लीव्स हैं वो बहुत स्मॉल साइज की रहेंगी। ठीक ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट फीचर होती है डेजर्ट प्लांट के पास। ये क्या करते हैं, दिन में तो बहुत तेज सनलाइट होती है, और जब ये ग्रीन लीव्स के ऊपर सनलाइट गिरेगी और सपोज ये वो लीव्स है, इस लीफ के ऊपर मैंने आपको स्टोमेटा बताए थे, ये स्टोमेटा थे जो नीचे ज्यादा होते हैं ऊपर कम होते हैं, ये भी हमने डिस्कशन किया। डेजर्ट प्लांट अगर दिन में इन स्टोमेटा को ओपन करके रखें तो इसकी जो सेल हैं, इन सेल के अंदर जो वाटर है वो वाटर इस तेज गर्मी से, इस तेज सनलाइट से इवेपोरेट हो सकता है, इवेपोरेट हो जाएगा। और डेजर्ट में तो पानी की वैसे ही कमी चल रही है, प्लांट के पास पानी वैसे ही बहुत कम है। अगर वो पानी इवेपोरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया, तो लीव्स के पास पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए डेजर्ट प्लांट ने एक नया तरीका खोजा। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट दिन में अपने सभी स्टोमेटा, देखिए सभी डेजर्ट हो ऐसा नहीं, जो प्योर डेजर्ट प्लांट है खासतौर पे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जो प्योर जो डेजर्ट प्लांट है वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को दिन के समय क्लोज रखते हैं। दिन के समय क्या रखते, क्लोज रखते हैं। अब ये मान लीजिए लीव्स है, ऊपर से बहुत तेज सनलाइट आ रही है, तो सभी स्टोमेटा इसके बंद हैं, क्लोज हैं, और यहां पे जो सेल हैं उनको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। दिन में बंद रखते हैं और रात में क्या करते हैं, नाइट की अगर हम बात करें तो ये स्टोमेटा को ओपन करते हैं। रात में ओपन करने से क्या फायदा है कि रात को ओपन करेंगे तो वो तेज सनलाइट से जो पानी वेपर बन के लॉस हो रहा था वो नहीं होगा। रात में तेज सनलाइट तो कम से कम नहीं होगी, उस वक्त बहुत कम पानी लॉस होगा। ट्रांसपिरेशन तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लीव्स के स्टोमेटा से पानी वेपर बन के उड़ता है, इतना हमने पढ़ा है। यहां तो ट्रांसपिरेशन अगर ये दिन में खोल लिया ना स्टोमेटा, तो ट्रांसपिरेशन तो जो हो रहा है सो हो रहा है, इवेपोरेशन भी होना शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन, कोई भी गर्म, अगर वहां पे पानी है, सरफेस अगर गर्म होगी तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, बहुत लॉस हो जाएगा। तो नेचर ने इनको ये एडेप्टेशन दिया। क्या एडेप्टेशन दिया कि भैया तुम ऐसा करो, दिन में तो स्टोमेटा कर लो बंद और तुम रात में ही खोलना। अब सवाल ये आता है कि सर ये अगर ऐसा करेंगे, रात को खोलेंगे
तो CO2 आएगी और सनलाइट नहीं आएगी। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अगर ये दिन में खोलता तो CO2 भी आती और सनलाइट भी आती, फोटोसिंथेसिस कर लेता, लेकिन वो दिन में खोल नहीं सकता, उसके पास पानी की पहले ही कमी चल रही है, और खोल दिया तो पानी और उड़ जाएगा भाप बन के। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट है डेजर्ट वाले, ये क्या करते हैं, रात को जब ये स्टोमेटा खोलते हैं, ये क्या करते हैं, रात में जब स्टोमेटा खोलते हैं, सपोज ये रात है, अभी स्टोमेटा इन्होंने ओपन कर लिए, अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी सेल के पास, यहां कौन है, सेल, तो सेल में ये डिफ्यूज हो जाएगी CO2, सेल के पास CO2 आ गई रात में, लेकिन ये आ गई तो ये वापस भी जा सकती है। ये सेल क्या करती है, सेल इस CO2 को यूज करके इससे एसिड बना लेती है, उसके पास केमिकल रिएक्शन करती है वो रात में, एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे CO2 को कन्वर्ट करके क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, और ये एसिड उसके साइटोप्लाज्म में बना रहता है, ये बना रहता है, और बहुत सारा CO2 एसिड के रूप में उसने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब दिन हो गया, अब इसके साइटोप्लाज्म में एसिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, CO2 तो नहीं है, वो एसिड मौजूद है, मैं ये बोलूंगा दिन में क्या मौजूद है, एसिड मौजूद है। अब सनलाइट आ रही है, दिन में सनलाइट आ रही है तो वो एसिड जो है वो टूट जाता है, और टूट के वापस CO2 बनाता है सेल के अंदर, और जैसे ही CO2 बन गई, स्टोमेटा तो बंद है दिन में, CO2 जो रात को उन्होंने एसिड के रूप में इकट्ठा करके रखा था, वो एसिड ही टूटकर दिन में CO2 बना देता है सेल को, और जैसे ही सनलाइट मिलना शुरू होता है, अब CO2 भी है और सनलाइट भी है, ये अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं बिना ओपन किए। रात को ही स्टॉक में रखना पड़ेगा, लेकिन CO2 को स्टॉक में सीधा सीधा नहीं रख सकते, इसको कन्वर्ट करके रखना पड़ता है, इसको एसिड के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं प्लांट, और दिन में जब सनलाइट गिरती है तो एसिड से फिर से दोबारा CO2 को निकाल लेते हैं। ये जो पाथवे होता है इसको बोलते हैं CAM पाथवे। ये क्लास 10th में डिस्कशन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने केवल आपको इतना बताया कि जो डेजर्ट प्लांट है उनके अंदर नेचर ने ऐसा अडेप्टेशन दिया कि वो रात को भी CO2 को स्टॉक करके रख लेते हैं और दिन में उससे काम निकालते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। आई थिंक ये डाउट बहुत सारा बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया है। अब हम शुरू कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस नंबर 2, और इस लाइफ प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमने जब बचपन में पढ़ा, हम जब स्कूल में छोटी क्लास में थे तो हम ये जानते थे कि सभी लिविंग जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, जितने भी लिविंग होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था जब लिविंग रेस्पिरेशन करता है तो ऑक्सीजन को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ये पढ़ा था जूनियर में, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये कंसेप्ट एकदम सही है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, क्या ये रेस्पिरेशन है? नो, इट इज नॉट रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेना और CO2 निकालना ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग प्रोसेस है। ब्रीदिंग प्रोसेस इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज को हम बोलते हैं ब्रीदिंग करना। एक होता है ब्रीद इन, एक होता है ब्रीद आउट। हवा अंदर लेना दैट इज ब्रीद इन, हवा बाहर निकालना दैट इज ब्रीद आउट। हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं।
ये रेस्पिरेशन नहीं है। हालांकि जो आपने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है और CO2 रिलीज होती है, वो बिल्कुल सही है। तो फिर सर ये रेस्पिरेशन क्या है? अब देखिए, आप समझिए रेस्पिरेशन है क्या। अब आप क्लास 10th में आ गए, मैंने आपको एक सिगरी दिया। सिगरी समझते हैं? सिगरी होती है गांव में जिसपे कोयला जला के और हीट प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, इस तरह से। और यहाँ पे एक गेट होता है जिसमें होके हवा अंदर आती है और यहाँ से हीट निकलती है। ये आपने सुना, देखा भी होगा। ये कोल है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये कोयले को जलाने के लिए इस हवा से कौन सी गैस का इस्तेमाल हुआ था? सर इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ था। और यहां से जो धुएं के रूप में जो गैस निकल रही हैं, उनमें कौन सी गैस ज्यादा होती है? कार्बन है कोयले के अंदर, कार्बन है। और ऑक्सीजन यूज किया, ऑक्सीजन यूज किया जलाने के लिए। हमने पढ़ा कि कोई भी चीज अगर जलेगी तो ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलती नहीं है। चाहे कोयला हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, अगर बर्न होता है तो ऑक्सीजन चाहिए। आप ये गेट बंद कर दो, इसको ऑक्सीजन देना बंद कर दो, ये कोयले धीरे धीरे बुझ जाएंगे। लेकिन हवा जाएगी, उसमें ऑक्सीजन जाएगा तो ये जलेंगे और आपको हीट देंगे। लेकिन ये CO2 निकालते हैं। तो ऑक्सीजन तो यहां पे भी खर्च हो रहा है और CO2 यहां पे भी निकल रहा है। क्या ये ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा है? क्या ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है? नो, इट इज कंब्यूशन। ये क्या हो रहा है? ये जल रहा है, बर्न हो रहा है। इट इज नॉट ब्रीदिंग, इट इज नॉट रेस्पिरेशन। हां, लेकिन हीट निकल रही है। क्या निकल रही है? हीट निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ऑक्सीजन खर्च हो रही है। ये ना तो ब्रीदिंग है, ना ये रेस्पिरेशन है। इसे तो हम बर्निंग बोलते हैं, इसे तो हम कंब्यूशन बोलते हैं साइंस में। तो कंब्यूशन जैसे हो रहा है, कंब्यूशन में इनपुट के रूप में क्या था? कंब्यूशन में अगर हम बात करें इनपुट के रूप में तो क्या था? एक कार्बन का कंपाउंड है। कार्बन का कंपाउंड, कोयला क्या है? कार्बन से बना है। और ऑक्सीजन वहां पे यूज हो रहा है और CO2 बन रहा है। और हीट, हीट क्या है? एनर्जी है। ये हीट निकल रहा है भाई। कोयला ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद CO2 और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कंब्यूशन। ठीक है। ठीक ऐसे ही क्या होता है, अभी हमारी एक लिविंग सेल का एक फोटो बनाते हैं। सपोज ये आपकी बॉडी की एक लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल। इस लिविंग सेल को जस्ट अभी एक ब्लड सप्लाई से क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है। इसको क्या मिला? ग्लूकोज, फूड मिला हमारी सेल को। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो ब्लड में चला गया था फूड। आपको याद है हो तो, मैंने विलाई पढ़ाए थे। विलाई ने हेल्प किया, सरफेस एरिया इंक्रीज किया और एब्जॉर्प्शन हुआ फूड का। उस फूड में क्या मौजूद था? उसमें ग्लूकोज मौजूद था, उसमें अमीनो एसिड मौजूद थे, उसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मौजूद थे। तो ये जो ब्लड यहां से अभी फूड को लेके जा रहा है, यही ब्लड आपके लिविंग सेल को ये सब फूड उपलब्ध कराएगा। इस सेल को कमी है, इसके पास ऑक्सीजन कम है, ब्लड में सभी चीज ज्यादा है। मान लीजिए ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं अभी, तो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा है, इस सेल के पास ग्लूकोज कम है। क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। द ग्लूकोज विल बी डिफ्यूज्ड इनटू द सेल, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वो तो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, इधर ज्यादा है, इधर कम हो गया तो ये डिफ्यूज हो गया, इसमें आ गया। एक सेल के पास क्या आ गया? फूड आ गया। फूड में स्पेशली मैं क्या बोल रहा हूं? ग्लूकोज आ गया। बात समझने की कोशिश करना। एक सेल के पास फूड तो आ गया, क्या सेल को एनर्जी मिली? क्या सेल को अभी एनर्जी मिली? फूड आने से एनर्जी मिल गई?
नहीं, अभी नहीं मिली। एक्चुअली फूड जो भी है, मैंने बोला था जितने भी लिविंग्स होते हैं उनका फूड कैसा होता है? ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में क्या होता है? कार्बन होता है। फूड तो आ गया पर फूड से एनर्जी नहीं मिली। फूड से एनर्जी निकालने के लिए इस फूड को तोड़ना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा, और जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बात समझने की पूरी कोशिश कीजिए। किसी भी सेल के पास जो फूड गया, सेल क्या करेगी? उस फूड को तोड़ेगी, उसको जलाएगी, और जलाने में ऑक्सीजन खर्च होगा। इसका मतलब ना केवल ग्लूकोज बल्कि इस सेल को ऑक्सीजन भी लेनी पड़ेगी इस ब्लड से। ब्लड इसको ऑक्सीजन भी देगा। अब इसके पास ऑक्सीजन भी आ गया और ये ग्लूकोज है। अब इसको ये तोड़ेगा तभी तो एनर्जी निकलेगी। मैंने कोयला पढ़ाया, कोयले के अंदर ऑक्सीजन तो दे रहे, क्या ऑक्सीजन देने से वो हीट निकल जाएगी? नहीं, हमको एक बार तो उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस शुरू करवानी पड़ेगी। प्रोसेस शुरू हो जाएगी फिर हीट मिलेगी। ऑक्सीजन जब तक आ रहा है तब तक ये हीट देगा, जब तक कोयला मौजूद है तब तक हीट देगा। ठीक है? तो सेल क्या करती है? सेल को जब फूड मिल गया है तो इस फूड को वो तोड़ती है। मैं बोलता हूं ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, और ये होता है तोड़ने में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को तोड़ा जाएगा तो फूड से इस सेल को निकलेगी एनर्जी। इस सेल को क्या मिलेगी? ये फूड है, ये फूड को यहां ऑक्सीजन भी आ गया। अब इसको तोड़ दिया, तोड़ने से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। सेल को बहुत सारे फंक्शन करना है। मैंने बोला ये लिविंग सेल है, और लिविंग सेल वो सेल है जिसके अंदर लगातार काम चल रहे हैं। तो इसके अंदर काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? फूड को तोड़ेंगे ना, तभी तो एनर्जी निकलेगी। कोयले को अगर आपने एक प्रॉपर तरीके से तोड़ना शुरू नहीं किया होता तो क्या एनर्जी निकल के आती? नहीं आती। हमने वो तरीका ढूंढा कि एक बार इसको आग लगा दो तो ये ऑक्सीजन इसको तोड़ती रहेगी और ये टूट के हीट देता रहेगा। हमने वो तरीका ढूंढा। ऐसे ही सेल के पास एक तरीका है, एक टेक्निक है सेल के पास, एक तरीका है, एक मेथड है इसके पास। इस सेल का जो मेथड है, जो फूड को तोड़कर एनर्जी में उसको रिलीज करवाता है, उस फूड के अंदर जो एनर्जी है उसको उपलब्ध कराता है, उस तरीके को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक सेल कैसे फूड से एनर्जी निकालेगी? व्हाट इज द मेथड, व्हाट आर द प्रोसेस which are useful to release the energy that will be known as respiration. सर कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना। मैं बोलता हूं कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है? इन विच फूड विल बी ब्रेक डाउन, फूड को तोड़ा जाएगा in presence of oxygen and releasing of energy। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया। तो अब यह भी क्लियर हो जाना चाहिए कि रेस्पिरेशन कहां होता है। रेस्पिरेशन होता है ईच एंड एवरी लिविंग सेल, inside each and every living cell। हर एक लिविंग सेल वो काम कर रही है जिससे वो फूड को तोड़कर एनर्जी निकाल रही है। मतलब रेस्पिरेशन होता है हर लिविंग सेल के अंदर। अगर कोई पूछे लोकेशन क्या है रेस्पिरेशन की, लोकेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो आंसर आना चाहिए लंग्स, गिल्स, स्किन। क्या यहां रेस्पिरेशन हो रहा है? या फिर एक ऑप्शन था
लिविंग सेल। रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? लिविंग सेल में होता है। यहां रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, यहां ब्रीदिंग होगा। यहां क्या होगा? यहां ब्रीदिंग प्रोसेस होगा, लेकिन रेस्पिरेशन तो एक लिविंग सेल के अंदर होगा, क्योंकि एक लिविंग सेल ही जो उसको फूड मिला है उसको तोड़ेगी और उससे एनर्जी निकालेगी। ये प्रोसेस आपके रेस्पिरेशन है। So respiration is a process by which a living cell release its energy by breakdown of food in presence of oxygen. I think now the concept is clear. समझ में आ गया होगा क्या होता है रेस्पिरेशन। हर एक लिविंग सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो अमीबा हो, हर एक लिविंग सेल को रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। हर एक लिविंग सेल फूड को तोड़ती है और अपने लिए एनर्जी निकालती है। इसका मतलब प्लांट भी क्या करते हैं? प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन भी करते हैं और भी करते हैं। तो प्लांट क्या कर रहे? प्लांट के अंदर भी लिविंग सेल है। प्लांट के अंदर लिविंग सेल, क्या प्लांट की लिविंग सेल को अपने काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? वो भी तो बहुत काम करती हैं। प्लांट सेल क्या करती है? ऑस्मोसिस कर रही हैं, डिफ्यूजन कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, प्रोटीन बना रही हैं, फूड बना रही हैं, जो कुछ भी है बहुत सारे काम करती है प्लांट की लिविंग सेल। तो काम करती है तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, इसका मतलब वो भी रेस्पिरेशन करती है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्लांट की सेल के पास जो फूड है वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगी और उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एनर्जी भी निकलेगी। ये एनर्जी काम लेगा प्लांट। एनिमल भी करेगा रेस्पिरेशन। मैंने बोला ईच एंड एवरी लिविंग विल परफॉर्म दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। हर एक लिविंग काम करेगा, प्लांट भी काम करेगा, प्लांट भी रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन प्लांट एक काम और करता है केवल दिन में। केवल दिन में कौन सा काम? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी करता है। और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तब वो CO2 को लेता है और O2 निकालता है और फूड भी बनता है। फूड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। और जब वो रेस्पिरेशन करता है तो ऑक्सीजन को लेता है और CO2 निकालता है। अब देखिए, इसको थोड़ा अलग ढंग से समझने की कोशिश करो। प्लांट क्या करता है? दो काम करता है। एक तो करता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी निकालता है। तो ये दिन में भी होगी, दिन में भी होगा और नाइट में भी होगा। रेस्पिरेशन तो लगातार होगा। अगर ये रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा तो सेल को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो केवल दिन में करता है, रात को नहीं करता। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। एनिमल की अगर हम बात करते हैं, एनिमल की हम बात करते हैं तो ये केवल क्या करता है? ये केवल रेस्पिरेशन करता है और ये दिन में भी करता है और रात को भी करता है। रेस्पिरेशन तो लगातार चलता रहता है। कभी जिस दिन रुक जाएगा, सेल को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, वो मर जाएगी। रेस्पिरेशन लगातार होते रहना जरूरी है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो अमीबा है या बैक्टीरिया या कुछ भी है। लेकिन एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ना दिन में ना रात में। ये काम करते ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस तो प्लांट करते हैं। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए। प्लांट जब रेस्पिरेशन करते तो ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 निकालते हैं। ऑक्सीजन यूज करेंगे और CO2 निकालेंगे। नाइट में भी क्या करेंगे? ऑक्सीजन यूज करेंगे और CO2 निकालेंगे। एनिमल क्या करेंगे? जब रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, CO2 निकालेंगे। चाहे दिन हो या रात हो, सेम यही काम होता है। ठीक है।
एनिमल हमेशा CO2 निकालते ही रहते हैं। और प्लांट भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी CO2 निकालते रहते हैं। लेकिन जब दिन की बात स्पेशली करें तो प्लांट ये तो कर रहा है, ये और ज्यादा स्पीड से कर रहा है। बहुत ज्यादा स्पीड किसकी है? फोटोसिंथेसिस की। हर एक ग्रीन लीव्स लगातार रेस्पिरेशन से भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही है। और जब वो फोटोसिंथेसिस कर रही है तो ये जो निकल रही थी ना दिन में, ये खुद सेल अपने ही इस्तेमाल कर लेगी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा CO2 चाहिए। इसको निकलने नहीं देगी, बोलेगी तू तो मेरे पास आ जा, अभी बहुत काम करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। और बाहर से और खींच लेगी, हवा में से भी CO2 और ले लेगी। और जब ये काम करेगी तो ऑक्सीजन निकालेगी, वो भी बहुत ज्यादा। ये जितनी खर्च कर रही थी ना, उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन निकालता है। मान लीजिए 10 ग्राम ऑक्सीजन खर्च की और ये 1 किलो निकाल दिया, 1000 ग्राम। अब बताओ मुझे, दिन में प्लांट ने क्या चीज बाहर निकाली? भाई CO2 वो निकाल जरूर रहा था, लेकिन खुद ने काम ले ली, तो CO2 तो नहीं निकाला उसने दिन में। ऑक्सीजन उसने बहुत कम खर्च किया, लेकिन ऑक्सीजन निकाला बहुत। ओवरऑल क्या हुआ? प्लांट दिन में क्या करते हैं? दिन में ऑक्सीजन ज्यादा निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा यूज करते हैं। हमने बोला प्लांट दिन में CO2 को तो लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन जब रात हो जाएगी तो ये काम नहीं होगा। रात में चाहे पेड़ कोई भी हो, वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 निकालेगा। हालांकि ये CO2 थोड़ा कम है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो एनिमल काम कर रहा है ना, वो काम तो प्लांट भी करता है। इसलिए बोलते हैं कि प्लांट रात को CO2 निकालते हैं और दिन में O2 निकालते हैं। मुझे लग रहा है एक कंसेप्ट समझ में आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। रेस्पिरेशन तो दिन में भी चल रहा है, रात को भी चल रहा है। CO2 वो दिन में भी निकालता है और O2 भी निकालता है दिन में। तो O2 बहुत ज्यादा निकालता है। ये CO2 जो जितना निकालेगा ना, उससे ज्यादा तो इसको यूज कर लेता है। तो ये कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो जूनियर से ये पढ़ते आए कि प्लांट रात में क्या करते हैं। प्लांट रात में भैया CO2 ही निकालेंगे, चाहे वो पीपल का पेड़ हो या बरगद का हो या तुलसी का हो या घास हो या जंगल हो, रात में तो CO2 निकलता है। इसलिए बोलते कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, हमारे बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती। हालांकि सोना है तो सो जाओ, बहुत इतनी ओपन एटमॉस्फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप रात को भी सो जाइए। लेकिन अवॉइड कीजिए, पेड़ के नीचे ना सोना पड़े, आप खुली जगह पे सोइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कहानी कुछ इस तरह से अभी तक चली कि रेस्पिरेशन प्लांट भी करेंगे, एनिमल भी करेंगे, और जब भी रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन खर्च होगी और CO2 निकलेगी। और ओवरऑल क्या होगा? फूड टूटेगा और एनर्जी बनेगी। इस एनर्जी को वो सेल, देखिए ध्यान देना, ये एनर्जी कहां बन रही है? इनसाइड द सेल। सेल इस एनर्जी को स्टोर कर लेती है ATP के रूप में। ATP एनर्जी जो निकली, अगर इसने इकट्ठा नहीं किया तो ये सब खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये क्या करता है? एक दूसरा केमिकल बना लेता है, बोले तुम इसमें इकट्ठी हो जाओ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे निकालता रहूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं निकाल लूंगा एनर्जी। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज एक्स्ट्रा बन रही है, आप उसे स्टोर करने की कोशिश करते हैं। आपके घर में जब लाइट आती है तो आप बैटरी में उसको स्टोर कर लेते हैं उस एनर्जी को, और जब लाइट छोड़ जाती है तो बैटरी की एनर्जी निकल के आपके घर को चला देती है। फिर हाँ, इन्वर्टर आप यूज करते हैं, तो एनर्जी को तो स्टोर किया जा सकता है ना। तो हर सेल एनर्जी को स्टोर करके रखती है। जो भी निकली, फूड को तोड़ने से जो भी एनर्जी निकली, उसे एक दूसरी एनर्जी के रूप में इकट्ठा कर लेती है। एक केमिकल है
जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये थोड़ा सा आपको नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, आना तो चाहिए। ठीक है, लिखूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या है, ये एक तरह से स्टोरेज ऑफ एनर्जी है जो सेल ने अभी निकाली है फूड को तोड़कर। सेल जब रेस्पिरेशन करती है, मैं ये बोल सकता हूं, सेल जब रेस्पिरेशन करती है तब वो अपनी सेल के अंदर एटीपी बनाती है। एटीपी सेल के अंदर कौन बनाता होगा? सर हमने 9th में पढ़ा था, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया भी है। हाँ, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? एटीपी बनाता है। बना कैसे लेगा? जब इसको फूड आएगा, फूड जब टूटेगा तब जाकर एटीपी बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले फूड कहां पे आया? ये तो साइटोप्लाज्म में आया ना पहले। तो सबसे पहले फूड कहां आया? वो तो साइटोप्लाज्म में आया। तो साइटोप्लाज्म में ही शुरू हो जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस। स्टार्ट हो गई रेस्पिरेशन। पहले थोड़ा बहुत यहां तोड़ लेंगे, जब वो टूट जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना लेगा। ये कहानी, ये पिक्चर अगर समझ में आई तो ये चैप्टर अब बहुत आसान हो चुका है। अब आपको कोई कंसेप्ट प्रॉब्लम नहीं करेगा। हम बात करेंगे फूड में। सपोज ग्लूकोज आ गया। क्या आ गया? फूड के रूप में। देखिए, सभी लिविंग्स का जो फूड होता है जिससे सेल एनर्जी निकालती है वो ग्लूकोज ही होता है। और इस ग्लूकोज को पहले साइटोप्लाज्म में तोड़ा जाएगा और जब यहां उसके टुकड़े हो जाएंगे फिर उन टुकड़ों को माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ा जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया उससे क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। और हमने इतना पढ़ा था कि ये जब काम होगा, जब ये ब्रेक डाउन होगा, चाहे कहीं भी हो, ऑक्सीजन यहां पे खर्च होगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिलीज होगी। ठीक है, इसीलिए तो उस सेल को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बाहर से हर एक लिविंग सेल को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उसको रेस्पिरेशन करना होता है। और जब वो रेस्पिरेशन कर लेता है तो CO2 निकलती है, उस सेल से CO2 निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तोड़ने की प्रोसेस हमको समझना है कि आखिर एक सेल फूड को कैसे तोड़ती है। हम बोलेंगे एक सेल ग्लूकोज को कैसे तोड़ती है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के अलग अलग तरीके हैं अलग अलग सेल के। भाई, आपको कोई एक काम दे दिया कि आप इस लकड़ी को तोड़ो। एक लड़का तो कोई टूल लाएगा, मान लीजिए आरी लेके आएगा, उससे उसको काट के टुकड़े करेगा। एक लड़का आएगा वो पत्थर से उसको फोड़ देगा, तोड़ देगा। एक लड़का जो आएगा वो कोई सपोर्ट लगा के दरवाजे में फंसा के उसको तोड़ देगा। सबके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है? टूट तो रहा है, लकड़ी टूट तो रही है। ठीक ऐसे ही ग्लूकोज सेल में आया, अब अलग अलग सेल उसको अलग अलग तरीके से तोड़ेंगी। हमको केवल 3 तरीके पढ़ने हैं कि भैया कैसे कैसे टूट सकता है, ये थोड़ा बता दो हमको। तो 3 तरीके कौन कौन से हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के, ये कहानी मैं शुरू करूंगा कल की क्लास में। ठीक है, हमें लग रहा है कि रेस्पिरेशन थोड़ा थोड़ा दिमाग में बन गया कि आखिर हो क्या रहा है। कल हम बात करेंगे हाउ ए सेल विल ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया।